हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट्स अड्डा। चलिए 8 जून 2021 के द हिंदू एडिटोरियल को एनालाइज करते हैं। आज हम 4 आर्टिकल यहाँ डिस्कस करेंगे। पहला है फेयर विंड, सेकंड है स्कूल रैंक्स, थर्ड टुवर्ड्स अ स्ट्रॉन्गर मेंटल हेल्थ स्ट्रैटी और फोर्थ है बेलिजरेंस एंड पुशबैक। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले आर्टिकल से, जो कि है फेयर विंड। तो फ़िलहाल इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये प्रेडिक्ट किया है कि इस बार जो रेनफॉल रहने वाली है मानसून के टाइम पे वो 101 डिग्री होगी ऑफ द लॉन्ग पीरियड एवरेज ऑफ 88 सेंटीमीटर। यहाँ पे लॉन्ग पीरियड एवरेज का मतलब है कि पिछले 50 ईयर्स की जितनी भी रेनफॉल है उसका एवरेज निकालते हैं, तो वो जो एवरेज है वो 88 सेंटीमीटर है। और इस बार इस एवरेज से 1% हायर रेनफॉल होने वाली है इस मॉनसून में, ऐसा प्रेडिक्ट किया गया है आईएमडी के द्वारा। और यहाँ पे इन्होंने ये भी कहा है कि नॉर्थ ईस्ट में एक्सपेक्ट किया गया है कि जो नॉर्मल रेनफॉल है उससे कम रेनफॉल होगा इस बार नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। और एक जनरल पैटर्न ये देखा गया है कि जब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में रेनफॉल कम होता है उस वक्त हमारे जो सेंट्रल पार्ट है इंडिया के वहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होता है। और जनरली रेनफॉल अगर हमारे सेंट्रल पार्ट में ज़्यादा है तो इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारा जो मेन एग्रीकल्चर लैंड है वो सेंट्रल पार्ट में ही आता है इंडिया के, तो इससे एग्रीकल्चर को ग्रो करने में ज़्यादा हमें सहूलियत होगी, ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा इससे। और इस बार एक और फेनोमेना देखा जा रहा है जिसको हम कहते हैं नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल। इसका क्या मतलब है, चलिए हम इस डायग्राम से समझते हैं। ये है इंडियन ओशन, ये वाला पार्ट, यहाँ पे है ईस्टर्न इंडियन ओशन, यहाँ पे हम कहेंगे वेस्टर्न इंडियन ओशन। तो जब किसी भी साल यहाँ पे इंडियन ईस्टर्न पार्ट में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी प्रेशर काफ़ी कम हो जाता है। जैसे ही टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर ज़्यादा होने से वहाँ पे एयर प्रेशर जो है वो काफ़ी लो हो जाएगा। तो लो एयर प्रेशर की वजह से हवा जो है वो ऊपर उठेगी, यानी गर्म होगी, हल्की होगी और हवा ऊपर उठेगी। और यहाँ पे जो हैवी प्रेशर है, हाई प्रेशर है, उससे ये एयर इस डायरेक्शन में मूव, यानी वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन में मूव करेगी। तो ऐसे में क्या होगा कि ये हवा ऊपर उठ रही है, यहाँ पे हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर मूव कर रही है और फाइनली यहाँ पे रेनफॉल भी होगा, क्योंकि जो लो प्रेशर वाली हवा है वो जैसे जैसे ऊपर उठेगी, यानी बहुत गर्म थी तो अपने साथ वो मॉइस्चर, क्योंकि यहाँ पे ओशन है तो ओशन से वो मॉइस्चर को लेकर अपने साथ ऊपर उठती है। तो जैसे जैसे ऊपर जाएगी टेम्परेचर इसका कम होता जाएगा। टेम्परेचर कम होने से जो हवा है वो चेंज हो, उसका कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन होने से यहाँ पे रेनफॉल होगी, तो यहाँ पे रेनफॉल होगी। इसके अलावा क्या होगा, यहाँ पे देखो हाई प्रेशर है और इंडिया के जस्ट नर्दर्न साइड में यहाँ पे तिब्बतन प्लेट्यू है, तो इस प्लेट्यू पे भी काफ़ी लो प्रेशर क्रिएट होगा, जिस वजह से ये जो एयर प्रेशर है ये इस पार्ट में भी मूव करेगी। यानी यहाँ पे जो हाई प्रेशर है वो इंडिया से होते हुए वेस्ट यहाँ पे तिब्बतन प्लेट्यू की तरफ मूव करना शुरू कर देगी और इस वजह से इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल होगी। और अगर इस फेनोमेना को हम रिवर्स कर देते हैं, मतलब कि अगर इस फेनोमेना को रिवर्स कर दे, इसका मतलब यहाँ पे जो ये वेस्टर्न पार्ट है यहाँ पे लो प्रेशर हो जाएगा और ईस्टर्न पार्ट पे हाई प्रेशर हो जाएगा। तो ऐसे को हम कहेंगे पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल। नेगेटिव में यहाँ पे लो होगा और पॉजिटिव में यहाँ पे लो होगा। और जिस समय पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल जिस साल भी होता है उस साल हमारे इंडिया में रेनफॉल बहुत कम होती है। उसका रीज़न है कि जब यहाँ पे लो प्रेशर है और यहाँ पे फिर लो प्रेशर अगर क्रिएट होता भी है तो यहाँ पे भी लो प्रेशर है और यहाँ पे भी लो प्रेशर है, तो इस वजह से जो विंड है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में इस पोर्शन में नहीं मूव करती है। और इस वजह से उस ईयर जब पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल का फेनोमेना हम देखते हैं तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे जो मॉनसून है वो विंड काफ़ी वीक होती हैं और इस वजह से यहाँ पे हम देखेंगे कि रेनफॉल का अमाउंट भी काफ़ी कम होगा। तो यहाँ पे इन्होंने यही एक्सप्लेन कर रखा है नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल का क्या मतलब है। वार्मर वाटर एंड ग्रेटर प्रेसिपिटेशन इन ईस्टर्न इंडियन ओशन, यानी
ईस्टर्न पोर्शन में काफ़ी गर्मी होगी, लो प्रेशर होगा, यहाँ पे बारिश भी होगी। और सेम ऐसे ही यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर है तो हाई प्रेशर से इंडिया की साइड लो प्रेशर हवा जाएगी, मतलब मानसून विंड्स जाएंगी और इंडिया में भी काफ़ी अच्छे अमाउंट में मानसून रेनफॉल का ये रीज़न बनेगी। ठीक है, तो नेगेटिव इंडियन ओशन डायपोल इंडिया के लिए बेनिफिट क्रिएट करता है। वहीं अगर हम पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल देखें तो वो मानसून विंड्स को वीकन करता है और हमारी कंट्री में जो रेनफॉल है उसके अमाउंट को रिड्यूस करता है। तो ये फेनोमेना था जो इम्पोर्टेंट था यहाँ पे समझना। अब हम देखें कि रेनफॉल इस बार देखा गया है कि 101% होगा नॉर्मल एवरेज जो 88 सेंटीमीटर है उसका। तो इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं कि इससे एग्रीकल्चर को काफ़ी बेनिफिट होगा, क्योंकि हमारी एग्रीकल्चर हम देखें तो काफ़ी बड़ा एरिया है जहाँ पे एग्रीकल्चर डिपेंड करती है मॉनसून पे, जैसे कि एमपी है, बिहार है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है। तो क्योंकि अब इन स्टेट्स में काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल होगी तो हमारे एग्रीकल्चर को इससे बेनिफिट होगा। और फिलहाल अगर हम देखें कि पैंडेमिक की सिचुएशन है और हमारी इकॉनमी के अलग अलग सेक्टर्स बहुत ही ख़राब परफॉर्म कर रहे हैं इस सिचुएशन में, अब ऐसे में एग्रीकल्चर में अगर अच्छा ग्रोथ होता है और इसमें तो एग्रीकल्चर सेक्टर हमारी इकॉनमी को कहीं ना कहीं थोड़ा सा बूस्ट प्रोवाइड कर सकती है, उसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट ऐड कर सकती है। अब वहीं पे अगर हम नेगेटिव एस्पेक्ट की बात करें तो यहाँ पे देखो पिछले साल और पिछले के पिछले साल भी जो एवरेज है उससे ज़्यादा रेनफॉल हुई है। एक बार हुई थी 109 डिग्री और एक बार 110 डिग्री। तो पिछले 2 सालों में एवरेज से 9 और 10% ज़्यादा ही मानसून हुई है और इस बार भी एवरेज से 1% ज़्यादा आसार लगाए जा रहे हैं कि ऐसा होगा। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये होती है कि अगर ज़्यादा रेनफॉल होती है तो उससे कि फ्लैश फ्लड्स हैं, लैंडस्लाइड्स हैं और डिज़ीज़ के आउटब्रेक्स देखे जा सकते हैं। तो इसको टैकल करने के लिए हमें रेडी रहना चाहिए। अगर हमें पहले से ही पता है कि रेनफॉल ज़्यादा होंगी और उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स ये सारे हैं, तो उसको टैकल करने के लिए हमें पहले से ही पॉलिसी इंटरवेंशंस किए जाने चाहिए यहाँ पे, जिससे कि इसके नेगेटिव एस्पेक्ट के जो इफ़ेक्ट हैं वो हम पे कम से कम हों। अब हम देखते हैं हमारा सेकेंड आर्टिकल जो कि है स्कूल रैंक। तो यहाँ पे यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री ने डेटा रिलीज़ किया है जो कि है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, जो कि अलग अलग स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ के एजुकेशन में परफॉर्मेंस को ग्रेड करता है, मेजर करता है और उन्हें रैंकिंग देता है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि अलग अलग स्टेट्स में एंड यूनियन टेरिटरीज़ में कंपटीशन को बढ़ावा मिलता है और वो अपने एजुकेशन सेक्टर को ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि उनकी रैंकिंग ज़्यादा हो सके और ओवरऑल इससे हमारा जो स्कूल एजुकेशन सिस्टम है उसमें इम्प्रूवमेंट देखी जाएगी। अब ये जो डेटा रिलीज़ किया है ये 2019-20 का है और इसमें अंडमान एंड निकोबार, केरल, तमिलनाडु, पंजाब एंड चंडीगढ़, ये 5 ऐसे स्टेट या यूनियन टेरिटरी हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, मतलब इनकी बेस्ट परफॉर्मेंस रही है। और हमारे जो बाकी स्टेट्स हैं उनमें से 33 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ ऐसे हैं जिन्होंने परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स को काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव किया है, यानी इन्होंने अपने यहाँ एजुकेशन सेक्टर पे काम किया है और इसमें हम इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें 2 स्टेट्स की, यानी कि मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, ऐसे 2 स्टेट्स हैं जहां पे हम देख रहे हैं कि परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स पहले सालों के कंपैरिजन में कम हो गया है, यानी कि यहाँ पे रीग्रेशन हम देख रहे हैं। और अगर हम ओवरऑल बात करें परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स की तो ये 17 पैरामीटर्स पे कैलकुलेट किया जाता है, यानी कि 17 पैरामीटर्स हैं जिनको बेस बनाया जाता है इस इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आगे यहाँ पे बताया हुआ है कि जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं उन्होंने भी इस तरीके की पॉलिसीज़ बनाई थी, इस तरीके के ग्रेडिंग सिस्टम्स अपनाए थे, जिससे वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है, स्कूल एजुकेशन सिस्टम, उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा इम्प्रूवमेंट देखा गया था और इसको हम रेनेसेंस कह सकते हैं। रीनेसेंस क्या होता है कि जब किसी सिस्टम में एक रैपिड तरीके से मतलब एक रैपिड तरीके से इम्प्रूवमेंट देखा जाए, ठीक है, अचानक से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ जाए तो उसे हम रेनेसेंस कहते हैं, जिसे पुनर्जागरण कहते हैं हिंदी में। तो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में इस स्केल को इंट्रोड्यूस करने के बाद काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखा गया था वहाँ पे। तो ऐसे अगर हम बात करें कि फ्यूचर प्रोग्रेस विल डिपेंड ऑन ब्रिजिंग द गैप,
अब हम इनकी रैंकिंग तो दे रहे हैं, तो इस रैंकिंग में हम 17 पैरामीटर्स को भी हम जज कर रहे हैं कि किस पैरामीटर में कौन सा स्टेट काफ़ी अच्छा कर रहा है, किस में कम परफॉर्म अच्छा कर रहा है, कहाँ पे क्या फ्लॉज हैं, कहाँ पे क्या इम्प्रूव किया जा सकता है। तो इस सिस्टम के थ्रू हमें सब पता चल रही हैं कि कमियाँ क्या हैं, अच्छाइयाँ क्या हैं, कहाँ पे हम क्या काम कर सकते हैं और कैसे काम कर सकते हैं। तो अगर हम इस जो प्रॉब्लम्स हमारी जनरेट हो रही है, इसको हम इस गैप को ब्रिज कर लेते हैं और हर एक स्टेट एंड यूटीज़ कोशिश करता है इसको इम्प्रूव करने की, अपने परफॉर्मेंस को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करें हर एक पैरामीटर्स में। तो ये बहुत ज़रूरी है फ्यूचर में प्रोग्रेस करने के लिए और एजुकेशन सिस्टम को, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग और अच्छा बनाने के। अगर ऐसे में हम रीजन वाइज बात करें तो जो हमारे जो सदर्न स्टेट्स हैं एंड वेस्टर्न स्टेट्स हैं, वहाँ की जो परफॉर्मेंस है वो बेटर है, वहाँ पे रिसोर्सेज ज़्यादा अच्छे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे ज़्यादा मजबूत है। अगर इसको हम कंपेयर करें सेंट्रल इंडियन स्टेट से, ईस्टर्न स्टेट से एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से, तो वहाँ पे रिसोर्सेज कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर लैक करता है। तो ऐसे में ये इंडेक्स हमें कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग स्टेट्स में किस लेवल की फैसिलिटीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं स्कूल एजुकेशन सिस्टम को लेकर। तो हमारा वेस्टर्न एंड सदर्न स्टेट्स तो बेटर सिचुएशन में है, बट ज़्यादा काम किया जाना है सेंट्रल इंडिया में, ईस्टर्न पार्ट में एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। तो वहाँ की फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करना, वहाँ पे रिसोर्सेज को डेवलप करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं कि हमारा स्कूल एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव कर सके और ओवरऑल कंट्री की जो ग्रोथ है इस सिस्टम में वो ज़्यादा अच्छी हो सके। अब हम देखते हैं हमारा अगला आर्टिकल जो कि है टूवर्ड्स अ स्ट्रॉन्गर मेंटल हेल्थ स्ट्रैटेजी। तो देखो WHO का डेटा है जो कि बताता है कि 10 to 25 ईयर्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी रिड्यूस हो जाती है अगर पेशेंट्स सफ़र करते हैं मेंटल डिसऑर्डर से। यानी अगर एक इंसान की हम ये मान लें कि उसे 75 ईयर्स ज़िंदा रहना है और अगर वो मेंटल डिसऑर्डर का शिकार हो जाता है, उसमें मेंटल डिसऑर्डर है, तो ऐसे में जो उसकी लाइफ है, हो सकता है कि वो 50 ईयर्स 65 ईयर्स के अराउंड ही वो जिंदा रह सके। तो यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है अगर किसी इंसान में मेंटल डिसऑर्डर है, अगर वो इंसान मेंटल डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है। तो इसको टैकल करने के लिए इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए हैं वो देखते हैं। पहला है, इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया था नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी 2014 में, ठीक है। 2014 में ये पॉलिसी बनाई गई थी, नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी। और इसके अलावा 2017 में मेंटल हेल्थ केयर एक्ट लाया गया था। तो ये दो इनिशिएटिव्स हैं इंडिया की तरफ से इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए। अब क्योंकि फ़िलहाल पैंडेमिक की सिचुएशन है और मेंटल डिसऑर्डर के केसेस हम ज़्यादा देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ये देखा गया है और काफ़ी इंक्रीज़ हो गए इनके नंबर्स। तो ऐसे में ये इंडिया क्या इनिशिएटिव ले रही है इसको टैकल करने के लिए, ये क्या प्रॉब्लम्स हैं, इसको किस तरीके से टैकल किया जाना चाहिए और आगे का क्या रास्ता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसलिए इन दोनों पॉलिसीज़ के बारे में आप डिटेल में ज़रूर पढ़ लेंगे। हम देखते हैं इस आर्टिकल में क्या बताया गया है। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं राइटर कि मीडियन मेंटल हेल्थ स्पेंडिंग अक्रॉस द वर्ल्ड वाज अराउंड 2% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इन 2015। तो 2015 में जो टोटल स्पेंडिंग की गई मेंटल हेल्थ सेक्टर में, टोटल एक्सपेंडिचर किसका, टोटल बजट का नहीं, बजट में वो हिस्सा जो कि हेल्थ एक्सपेंडिचर के लिए रखा गया था, उसमें से सिर्फ 2% ऐसा हिस्सा है जो कि मेंटल हेल्थ पे खर्च किया गया। अगर हम लोअर इनकम कंट्रीज़ की बात करें तो ये हिस्सा और भी कम हो जाता है 0.5। अगर हम लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ की बात करें तो ये 1.9% है। अपर अगर हम मिडिल कंट्रीज़ की बात करें तो ये 2.4% हो जाता है और अगर हम हाई इनकम कंट्रीज़ की बात करें तो ये 5.1% है। तो यानी अलग अलग कंट्रीज़ में जो ज़्यादा डेवलप्ड हैं वो थोड़ा ज़्यादा खर्च कर रही हैं और जो लेस डेवलप्ड हैं या लीस्ट डेवलप्ड हैं, जो कम खर्च, जो मतलब लोअर जिनकी इनकम कंट्रीज़ हम जिन्हें कह सकते हैं, तो उनका खर्चा काफ़ी कम है। पर ओवरऑल अगर हम देखें तो हेल्थ एक्सपेंडिचर का वो पार्ट जो कि मेंटल हेल्थ पे खर्च किया जा रहा है उसका हिस्सा फिर भी काफ़ी कम है। In the distribution of mental health units in general hospitals globally in 2016, India was ranked 114th with just 0.03 units per
1 लाख पॉपुलेशन। यानी अगर हम ये बात करें कि हर एक लाख पॉपुलेशन के पीछे कितने ऐसे हेल्थ यूनिट्स हैं जो काम कर रही हैं, जहाँ पे जाकर हम फैसिलिटीज़ अवेल कर सकते हैं अगर हम इस तरीके के किसी डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं, तो वो काफ़ी कम है। और इंडिया की रैंक हम यहाँ पे देखें तो 114th रैंक है, और 99th रैंक है किस में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेंटल हेल्थ आउट पेशेंट फैसिलिटीज़ में, और 64th रैंक इंडिया की है किस में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेंटल हेल्थ डे ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ में। तो अगर हम इंडिया की रैंक देखें मेंटल हेल्थ केसेस को टैकल करने के लिए, या अगर हम पॉलिसी इंटरवेंशंस देखें, इंडिया के कामों को देखें, तो इनकी रैंकिंग्स काफ़ी ज़्यादा कम है, और ये दिखाता है कि इंडिया को इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कम्युनिटी रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ ग्लोबली इन 2016 अगर हम देखें तो इंडिया की पोजीशन है यहाँ पे 58th पोजीशन, यानी कि जो कम्युनिटी सेंटर्स होते हैं, जो रेजिडेंशियल कम्युनिटी सेंटर्स हैं, अगर हम उनकी हालत देखें, उनके नंबर्स को देखें, तो ऐसे में इंडिया 58th पोजीशन पे आता है। और वो लोग जो कि मेंटल हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो इंडिया में ऐसे लोग भी काफ़ी कम है जो इस सेक्टर में काम कर रहे हैं, और इसलिए इंडिया की रैंक आती है यहाँ पे 107th रैंक, जो कि 1 लाख पॉपुलेशन के पीछे सिर्फ 0.292 हम देखेंगे कि इस तरह के वर्किंग फोर्स है मेंटल हेल्थ सेक्टर में। अब मेंटल इलनेसेस क्या है, इनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स हैं, साइकोटिक डिसऑर्डर्स हैं, मूड डिसऑर्डर्स हैं, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स हैं, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं, एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं। तो इस तरीके की हम कोई भी प्रॉब्लम देखेंगे, यानी किसी इंसान को अचानक से गुस्सा आता है, मतलब उसमें मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, अगर उसमें पर्सनालिटी में हम देखते हैं कभी तो बहुत अच्छा है, कभी बहुत बेकार है, मतलब अजीब बिहेव करता है, या फूड हैबिट्स कुछ उसकी अजीब हैं, हम देख रहे हैं कि नॉर्मल जिस तरह के लोगों की हैबिट्स होती हैं वैसी नहीं हैं। तो इन चीज़ों को देखकर हम ये पता कर सकते हैं कि ये इंसान मेंटल इलनेस से जूझ रहा है। और ऐसे में अगर हम सुसाइड केसेस देखें तो 1 लाख अगर लोग ऐसे हैं तो उनमें से 16.3% लोग ऐसे हैं जो सुसाइड कमिट कर लेते हैं इस सिचुएशन में, और मेल्स में ये परसेंटेज ज़्यादा हाई है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। अब यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि 1990 से लेकर 2017 में ऐसे केसेस, यानी मेंटल डिसऑर्डर के जो केसेस हैं वो डबल हो गए ऑलमोस्ट। यानी पहले जितने लोग सफ़र करते थे इन प्रॉब्लम से 1990 में 2017 में उसके एग्जैक्टली डबल हो गए नंबर। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो सदर्न स्टेट्स हैं वहाँ पे इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादा राइज हो रही है। अब वहाँ की डेमोग्राफी ऐसी है, या वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, अर्बनाइजेशन है, डेवलपमेंट प्रोसेस है, जो भी है, जिस तरीके भी किसी भी चीज़ें कंट्रीब्यूशन वहाँ पे हो रही हैं, पर सदर्न स्टेट्स में ये केसेस ज़्यादा हम देख सकते हैं। और अगर हम डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स देखें तो ये ज़्यादा प्रेवलेंट है फीमेल्स में। हमने सुसाइडल केस देखे थे मेल्स में ज़्यादा है, लेकिन डिप्रेशन फीमेल्स में ज़्यादा होता है। और उसका क्या रीज़न हो सकता है, पॉसिबल रीजंस जो हैं वो हैं सेक्सुअल अब्यूज़, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, स्ट्रेस ड्यू टू एंटीनेटल एंड पोस्टनेटल इश्यूज़, और ऐसे दूसरे रीजंस हो सकते हैं। तो अगर हम इस डिसऑर्डर से बचना चाहते हैं ना, और हम चाहते हैं हमारी सोसाइटी में इस तरह की प्रॉब्लम्स ना हो, तो हमें उसके रूट कॉज को पकड़ना होगा कि ये प्रॉब्लम्स क्यों अराइज हो रही हैं, और उसको ही हमें ख़त्म करना होगा, उसको ही हमें फ़ाइट करना होगा। जैसे फीमेल्स में इन्होंने क्या क्या रीजंस बताए हैं, सेक्सुअल अब्यूज़ है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। तो अगर इस तरीके के केसेस कम हो जाते हैं, इस तरीके की चीज़ें कम हो जाती हैं, तो अपने आप ही फीमेल्स में जो डिप्रेशन के केसेस हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगे। अब इंडिया इसमें क्या कर सकता है, आगे क्या रास्ता है इंडिया के पास, तो रिड्यूस द ट्रीटमेंट गैप फॉर मेंटल डिसऑर्डर, इंक्रीज द नंबर ऑफ पर्सन्स, एंड देखो यहाँ पे इंडिया कर सकता है कि जो जनरली हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ या फिर हम ग्लोबली कह सकते हैं कि मेंटल डिसऑर्डर या मेंटल इलनेस ना एक टैबू बना हुआ है, कि लोग किसी को अगर इस तरह की इलनेस है तो लोग उसे पागल करार देते हैं, कि वो इंसान फिर फिट नहीं बैठता नॉर्मल लाइफ जीने के लिए।
वो हम उसे आइसोलेट ही मान लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की पहली बात तो जो टैबू चीज़ें हैं इसके साथ उसको ख़त्म करना होगा, इसको नॉर्मलाइज़ मानना होगा कि हाँ ये भी जैसे हमें दूसरी डिजीज़ होती हैं ऐसे ये भी एक प्रॉब्लम है, एक कंडीशन है ह्यूमन के लाइफ में जो हो सकती है, इसको नॉर्मलाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर इसके लिए जो ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ है उसको भी नॉर्मल बनाया जाना चाहिए। कोई पर्सन अगर कह दे कि मैं साइकेट्रिस्ट के पास गया था, तो जनरली लोग उसको बहुत वियर्ड सोचते हैं कि ये इंसान तो सच में इसके साथ बहुत बेकार कंडीशन ही हो रही है या इंसान हमारी तरह नॉर्मल नहीं है। तो इस तरीके के जो टैबू हैं उसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, और जो ट्रीटमेंट गैप्स है उसको ब्रिज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे। और जो इस सेक्टर में यानी मेंटल हेल्थ सेक्टर में जो लोग हैं उनको ज़्यादा रिक्रूट करना चाहिए, यानी हमें मैन पावर ऐसा क्रिएट करना होगा, उन्हें ट्रेनिंग एंड स्किल इस तरह की प्रोवाइड करनी होंगी जो यहाँ पे हम इनको लगा सकें और हमारी जो प्रॉब्लम्स है उसको ट्रीट किया जा सके। फिर है रिड्यूसिंग डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड्स एंड डिवाइस एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉर डिटेक्टिंग, ट्रीटिंग एंड मैनेजिंग पेशेंट नीड्स। तो इसको हमें इंटीग्रेट करना होगा कि हम इसको डिटेक्ट भी कर सकें, ट्रीट भी कर सकें, और जो पेशेंट की नीड है उसके अकॉर्डिंग उनको हम मैनेज कर सकें। तो इसको इंटीग्रेट करना भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो हमें सबसे पहला स्टेप यही करना होगा कि जो टैबू बना हुआ है इसके खिलाफ उसको ख़त्म करना है, इसको नॉर्मलाइज़ बनाना है, तभी इंसान इसको आगे लेकर, क्योंकि कोई भी इंसान है जब इस तरह की सिचुएशन से गुजर रहा होता है, प्रॉब्लम्स से जूझ रहा होता है, तो जनरली वो इसको अपने तक ही सीमित रखते हैं, किसी को नहीं बताते हैं, ना फ्रेंड को ना फैमिली को, क्योंकि उन्हें पता है इसके बाद शायद उन्हें डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ेगा या लोग उनको वियर्ड नज़रों से देखेंगे, उनके बारे में क्या क्या सोचेंगे। और अगर इसको हम नॉर्मलाइज़ कर देते हैं कि हाँ ये भी एक नॉर्मल कंडीशन ही है, तो लोग इस प्रॉब्लम से अकेले ना जूझकर उनके पास कुछ ऐसे लोग होंगे जो उनकी हेल्प कर सकेंगे इस सिचुएशन को फाइट करने में। तो ये ज़रूरी स्टेप्स हैं जो इंडिया को लेने चाहिए। अब ऐसे में और क्या किया जा सकता है कि हेल्पलाइन नंबर्स ऐसी बनाई जा सकती हैं जहाँ पे अपनी लोग प्रॉब्लम शेयर कर सकें, बता सकें कि वो क्या फील कर रहे हैं और कैसा हो रहा है उनके साथ फ़िलहाल। फिर है मेंटल हेल्थ ऐप्स बनाई जा सकती हैं जहाँ पे इस प्रॉब्लम्स को जो पर्सन है वो शेयर भी कर सकता है, उसके सॉल्यूशंस भी इस ऐप पे सुझाए जा सकते हैं। फिर साथ ही साथ हमें स्कूल बेस्ड प्रोग्राम्स बनाने होंगे और कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम्स बनाने होंगे। अब इसका क्या मतलब है कि इस इनिशिएटिव को स्कूल से ही शुरू किया जा सकता है, कि स्कूल में ही इस तरह के माहौल को क्रिएट किया जाए कि वो बच्चे भी जान सके कि मेंटल हेल्थ भी कोई चीज़ है, ऐसा होता है, वो क्या है, इसके क्या रीज़न्स हो सकते हैं और इसको किस तरीके से टैकल किया जा सकता है। कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच, क्योंकि कम्युनिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे कि अवेयरनेस हो और उनके बीच में ये नॉर्मलाइज हो सके। फिर इस सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ंड एलोकेट किया जाना चाहिए, क्योंकि जितना फ़ंड होगा उसके बाद ही हम ट्रेनिंग एंड स्किल और मैन पावर को हम यहाँ पे ट्रेन कर सकते हैं, उन्हें इस फील्ड में लगा सकते हैं। अगर हमारे पास फ़ंड अवेलेबल नहीं होंगे तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर यहाँ पे अलग अलग जो सेक्टर्स हैं वो अपना रोल प्ले कर सकते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट अपना रोल प्ले कर सकती है पॉलिसी इंटरवेंशंस के थ्रू, पॉलिसी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाकर और लोगों में अवेयरनेस पैदा करके। फिर यहाँ पे एजुकेशनल सिस्टम और इंडस्ट्री है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, ट्रेडिशनल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, इन सब को यूटिलाइज़ किया जा सकता है अवेयरनेस फैलाने में, सिचुएशन को नॉर्मलाइज़ करने में, पॉलिसी बनाने में, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने में और लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाने में कि ये एक नॉर्मल सिचुएशन ही है, ये बाकी प्रॉब्लम्स की तरह ये भी एक अलग प्रॉब्लम ही है। तो अब हम देखते हैं लास्ट आर्टिकल जो कि है बेलिजरेंस एंड पुशबैक। तो यहाँ पे क्वाड एंड उसके अगेंस्ट जो चाइना का स्टैंड है उसकी बात की जा रही है। तो क्वाड ग्रुप है 4 कंट्रीज़ का, जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएसए हैं, और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2017 में। और इसको मिनी एशिया या मिनी नाटो या फिर एशियन नाटो भी कहा जाता है। अब देखो फ़िलहाल एक इंस्टेंस ये हुआ है कि चाइना ने वार्न किया है बांग्लादेश को कि आप क्वाड से अलग रहें, अगर आप क्वाड ग्रुप में शामिल होते हैं तो हमारे रिश्तों पे इसका इफ़ेक्ट आएगा। ऐसे में जो बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर थे तो उन्होंने
इसका अपोज किया और कहा कि हम एक इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन स्टेट हैं और हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या होनी चाहिए ये हम खुद अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे कि हमारे लिए क्या बेस्ट है। तो ऐसे में देखो चाइना क्वाड के अगेंस्ट हमेशा से बोलता आया है। जब भी क्वाड की मीटिंग होती है या क्वाड का कोई भी डिस्कशन होता है तो चाइना क्वाड के अगेंस्ट अपना स्टैंड जो भी है वो बहुत क्लियरली बोलता ही है। पर अब वो ये भी प्रेशराइज कर रहा है अलग अलग कंट्रीज़ को कि वो क्वाड का हिस्सा बनने के बारे में सोचे भी ना, क्योंकि चाइना ये समझता है कि क्वाड एक एंटी चाइना ग्रुपिंग है जो कि चाइना को टैकल करने के लिए बनाई गई है, चाइना को अपोज करने के लिए बनाई जा रही है। लेकिन अगर हम क्वाड की बात करें तो क्वाड में फ़िलहाल 4 कंट्रीज़ हैं और ये चारों कंट्रीज़ के जो क्वाड में शामिल होने के रीज़न्स हैं या जो एक्सपेक्ट करते हैं क्वाड से, इन चारों कंट्रीज़ के अलग अलग हैं। तो फ़िलहाल इनमें ही एक सहमति नहीं है कि इसका क्या रोल होना चाहिए और क्या एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए इस क्वाड यानी ग्रुप से। तो ऐसे में ये ग्रुप फ़िलहाल अपने आप को एक्सपैंड करने के बारे में नहीं सोच रहा है, ना ही किसी कंट्री ने खुद को इस ग्रुप में शामिल करने के लिए कोई इंटरेस्ट दिखाया है। तो पहली चीज़ इस ग्रुप के लिए ये ज़रूरी है कि ये चारों नेशंस खुद पहले एक प्लेटफॉर्म पे आ सकें और अपना एक सहमति वाला जो कहते हैं ना स्टैंड वो अपना सकें। अभी इस क्वाड की जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं उसके बाद हर एक कंट्री अपने अलग अलग स्टैंड को क्लियर करता है कि वो क्या चाह रहा है इस ग्रुप से, उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं वगैरह वगैरह। लेकिन कभी इन्होंने ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी नहीं किया है, यानी कोई एक ऐसा स्टेटमेंट जिस पे चारों कंट्री की सहमति हो कि हाँ हम ये करना चाहते हैं या हमारा ये इस तरह का एजेंडा है। तो सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है यहाँ पे जो राइटर सजेस्ट कर रहे हैं कि इनको पहले आपस में एक सहमति बनानी होगी कि इस प्लेटफॉर्म का क्या यूज़ है, वो इस प्लेटफॉर्म को किस तरीके से देखते हैं और उसके बाद ही इसको एक्सपैंड करना, इसको स्ट्रेंथन करना देखा जाना चाहिए। फ़िलहाल ये माना जा रहा है कि क्वाड में जो कंट्रीज़ हैं वो लाइक माइंडेड कंट्रीज़ हैं और वो चाहेंगे फ्यूचर में कि उनके तरह की जो कंट्रीज़ हैं, जो लाइक माइंडेड कंट्रीज़ हम जिन्हें कह सकते हैं, वो इस ग्रुप में शामिल हों और इस ग्रुप को ज़्यादा स्ट्रेंथन प्रोवाइड किया जा सके। और इसी से चाइना डरता है कि कहीं ये ग्रुप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो जाए, इससे कहीं ना कहीं चाइना की जो अपनी पावर है वो इस रीजन में वीक हो जाएगी, क्योंकि उसके अगेंस्ट एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रुप तैयार हो जाएगा। और इसीलिए हमेशा चाइना इसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ बोलता आया है। और जब क्वाड बनने का इनिशियल लेवल था तभी से चाइना इसका अपोज कर रहा था और बहुत सारी उन्होंने प्रयास किए थे चाइना ने कि ये ग्रुप ना फॉर्म हो सके, पर वो उनकी जो कोशिशें थी वो फेल हो गई। फाइनली ये ग्रुप बन गया, पर इस ग्रुप में और ज़्यादा मेंबर्स शामिल हों, ये स्ट्रेंथन हो सके, तो ये चाइना नहीं चाहता है और इसीलिए चाइना हमेशा इसका अपोज करता आया है और जब भी मीटिंग्स होती हैं तो चाइना इसके अगेंस्ट ही बोलता आया है। तो ये थे हमारे 4 आर्टिकल जो इम्पोर्टेंट थे आज के न्यूज़पेपर में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।